चलिए दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर ओम प्रकाश और हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट और उसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉलिड्स। तो उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉलिड्स। सो एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। हर कोई सब्सटेंस मैग्नेट है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। खुद अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर अर्थ ही मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो अर्थ पे होने वाला हर कोई सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता। किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट इतनी कम होती है कि हम वो देख नहीं पाते। हम कभी कभी किसी पर्सन को नाम दे देते हैं, अरे यार तू मैग्नेट की तरह है, बहुत ज्यादा चिपकता है। तो ये मैग्नेट की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आयन और मैग्नेट से मतलब वहां पे ही रेस्ट्रिक्टेड होके रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत सारे सॉलिड्स, लगभग सारे सॉलिड्स में होती है। किसी में काफी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम मेजर नहीं कर पाते, राइट। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस में, तो ये किसकी वजह से आती है। तो ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन दी इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो मेन कारण है वो है इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स में, वो एक छोटे मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है। नाउ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। ये तो हमें पता चल गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होती है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स में आती है। लेकिन ये मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे ओरिजिनेट होती है ये भी हमें यहाँ पे जानना चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में घूमते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो। तो ये जो ऑर्बिटल मोशन के वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है, ये एक रीजन है इसका। और दूसरा है इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो ऑर्बिटल में तो घूमता ही है, लेकिन वो खुद के एक्सिस में भी घूमता है। जैसे अर्थ घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, और वो खुद भी घूमती है। सन को तो चक्कर लगाती है, लेकिन खुद का भी एक चक्कर लगा लेती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है। तो ये दो कारण है जिसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है और सब्सटेंस को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर होगा, देखो। सो दिस इज व्हाट एटॉमिक न्यूक्लियस एंड हियर मैग्नेटिक मोमेंट किसके वजह से जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं ऑर्बिटल में। ओके, सो एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड स्पिनिंग, और अभी ये इलेक्ट्रॉन ही खुद के एक्सिस में स्पिन हो रहा है। तो ये दो रीजन है, वजह है कि जिसके वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखने को मिलती है। तो चलिए और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। So electron being a charged particle and undergoing these motions can be considered as a small loop of current which possesses a magnetic moment. तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल है और इस तरह के ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशंस यहाँ पे दिखाता है, तो इसे हम स्मॉल लूप ऑफ करंट कहते हैं। और ये जो स्मॉल लूप ऑफ करंट है उसी इसके साथ में मैग्नेटिक मोमेंट होती है, इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जनरेट होती है। So thus each electron has a permanent spin and an orbital magnetic moment associated with it. हर इलेक्ट्रॉन को एक अपनी परमानेंट स्पिन होती है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होती है जो इस स्पिनिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस magnetic moment is very small and is measured in the unit called Bohr magneton.
आपने सुना ही होगा, बोर नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, एटम्स का मॉडल उन्होंने दिया है, तो उनके नाम से ही यूनिट बोर मैग्नेटॉन हम यहाँ पे मेजर करते हैं। और ये जो म्यू है, म्यू बी, तो म्यू का मतलब है दिस इज द डायपोल मोमेंट, म्यू का मतलब है डायपोल मोमेंट, बी का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, सो इट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट हम इसे कहते हैं। अभी ये जो सॉलिड्स है उनके डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाइड करते हैं 5 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक, सेकंड है डायमैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ जो है वो फेरी मैग्नेटिक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होंगे, उस सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो फिनोमिनन है पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये जो जब भी मैग्नेटाइज होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनका जो डायरेक्शन रहेगा सेम रहेगा, और ये मैग्नेटिज्म लूज करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो ये मैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही ये मैग्नेट जैसे बिहेव करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पैरामैग्नेटिज्म is due to the presence of one or more unpaired electrons which are attracted by the magnetic field। तो पैरामैग्नेटिज्म की वजह क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? मैं इसका एक रीजन बताता हूँ। जब भी हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, तो एक जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अपवर्ड रहती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड रहती है। एक की अपवर्ड है एक की डाउनवर्ड है, इसका क्या मतलब है? तो उनका जो स्पिन है वो अपोजिट होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग करके या फिर रोटेट होके, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और निगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। इसीलिए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, O2, ये 2 जो है वो ऊपर गया है, हम नीचे लिखेंगे इसको, राइट, दिस इज रॉन्ग। Copper 2 plus, Fe3 plus, Cr3 plus are some examples of such substances। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो O2 जैसे मॉलिक्यूल है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें जानने की जरूरत है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे आयन, और आयन का जो कटायन है Fe3 प्लस, फेरिक आयन जो है उसका भी एग्जांपल देखेंगे, हाउ इट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d6 4s2। तो ये है आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है वैलेंस शेल। इसको हम वैलेंस शेल कंसीडर करते हैं बिकॉज आयन इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर Fe का कन्वर्शन Fe3 प्लस में होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है? जैसे ये है आयन, राइट, और आयन का कन्वर्शन किस में हो रहा है? Fe3 प्लस में हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होगा? जो आउटर ऑर्बिटल है 4s, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से, तो यहाँ पे 3d6 है तो 3d5 रह जाएगा, 4s में 2 है तो 4s 0 रह जाएगा।
अभी 3D और 4s का अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे तो डी की 5 सबशेल्स होती है। 11th में आपने पढ़ा है डी की 5 सबशेल्स होती है। तो 5 सबशेल में अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल एक एक इलेक्ट्रॉन सब में देना है, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में। सबसे पहले कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए एक ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने प्लेस किए 3D में। तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए Fe3+ में? देयर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए फेरिक आयन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसके बाद है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है आयन की तरह। तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है। अभी अगर कॉपर इसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+, क्यूप्रिक आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉपर में से कहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। देखो 4s से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का लॉस 3d से होगा। तो यहाँ पे 3d 9 और यहाँ पे 4s 0। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये सारा सेम रहेगा। तो 3d 9 4s 0। अभी हम क्या करते हैं, जो 3d ऑर्बिटल है दिस इज व्हाट 3d, ओके, और ये क्या है 4s है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं दिस इज व्हाट 3d, और ये क्या है, ये है 4s। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स रखना है हमें, उसके बाद पेयर करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, फिर उसमें 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो आखिरी ऑर्बिटल है डी की, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। मतलब इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉन जीरो रहेगी। तो आपको पैरामैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं डायमैग्नेटिज्म की तरफ। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक रख दिया जाए तो ये रिपेल होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर चले जाएंगे। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं? जैसे वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, बेंजीन है। These are some examples of such substances. Now they are weakly magnetized in a magnetic field in opposite directions. ये जो है वो weakly magnetized होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और अपोजिट डायरेक्शन में। Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electrons. Very very important point. जैसे पैरामैग्नेटिज्म में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वही सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन से सब्सटेंस दिखाएंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा। इसका मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होगा, वही सब्सटेंस डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो पेयरिंग होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे की वो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक अगर पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है तो दूसरा नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? A few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium and chromic dioxide are attracted very strongly by magnetic field.
तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, ये जो सब्सटेंस है, और या फिर ऑक्साइड्स क्रोमियम का, CrO2, ये काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये जो सब्सटेंस है इन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ काफी स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब इन सब्सटेंसेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे तो भी ये सब्सटेंस एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। तो इसे हम परमानेंट मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म को। So in solid state, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains. ये बहुत ही important point है, इस point को अच्छी तरह से पढ़िए। क्या कहा है यहाँ पे? Solid state में जो metal ions होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, यहाँ पे वो मेटल आयंस एक जगह पे आ जाते, ग्रुप बनाते स्मॉल एरिया में, स्मॉल रीजन में। उस ग्रुप को, मेटल आयन के उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? डोमेन्स कहते हैं। देखो दोस्तों, मेटल आयंस इकट्ठा हो जाते हैं एक छोटे रीजन्स में, और वो जो मेटल आयंस इकट्ठा हुए हैं छोटे रीजन्स में, वो पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? डोमेन्स कहते हैं। ये वर्ड हमें काफी यहाँ पे यूज करने वाले हम, इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो डोमेन की डायरेक्शंस क्या है? ये सारे डोमेन्स है, तो डोमेन्स की डायरेक्शन सारी सेम रहेगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। देखो, thus each domain acts as a tiny magnet in an unmagnetized piece of ferromagnetic substance. The domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled. जो अनमैग्नेटाइज होते हैं उसमें जो डोमेन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेशन होता है इनका, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में सेम ओरिएंटेशन हमें दिखा रहा है, उनका जो ओरिएंटेशन का डायरेक्शन है वो सेम ही है। अगर ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो जो डोमेन्स है वो ओरिएंट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। देखिए, सेकंड पॉइंट आप रीड कर सकते, थर्ड पॉइंट आप रीड कर सकते हो। When the substance is placed in magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field and a strong magnetic effect is produced. And this ordering of domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance becomes a permanent magnet. तो ये एक ही दिशा में डोमेन्स ओरिएंट हो गए, जैसे आपको सारे एरो अपवर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनका ओरिएंटेशन है, सारे डोमेन्स का सेम ही है। फिर भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हो तो ये ओरिएंटेशन ऐसे के ऐसे ही रहेगा और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। उसी को हम फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। नाउ जो फोर्थ है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? Substances like manganese oxide MnO showing anti-ferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic substance. इनके भी डोमेन्स बनते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही इनका डोमेन स्ट्रक्चर है, बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये डोमेन्स जो है वो अपोजिटली ओरिएंटेड है। देखो, ये डोमेन्स अपवर्ड दिख रहा है आपको, तो ये डोमेन्स क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड दिख रहा है। ये डोमेन्स अपवर्ड दिख रहा है, ये डाउनवर्ड दिख रहा है, ये अपवर्ड दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है, और एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट वो कैंसल कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके बाद है फेरीमैग्नेटिज्म। So ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of the domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers. Okay, तो फेरीमैग्नेटिज्म हम किसे कहते हैं?
जो डोमेन्स की मैग्नेटिक मोमेंट होगी सब्सटेंस में, ये पैरेलल भी होगी और एंटी पैरेलल भी होगी। और ये जो पैरेलल और एंटी पैरेलल है ये अनइक्वल नंबर्स में हमें देखने को मिलेंगे। पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे पैरेलल का P लिखता हूँ मैं, एंटी पैरेलल का A लिखता हूँ। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल जो पेयर्स है डोमेन्स की वो अनइक्वल है। एंटी पैरेलल 2 है, पैरेलल 1 ही है। तो अगर इस तरह का ओरिएंटेशन होगा डोमेन्स का, तो इस सब्सटेंस इसको हम क्या कहेंगे, फेरी मैग्नेटिज्म। ओके, तो अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय magnetic field as compared to ferromagnetic substances Fe3O4 that is magnetite and ferrites like MgFe2O4 ZnFe2O4। इसका मतलब है मैग्नीशियम के फेरेट्स हैं और जिंक के फेरेट्स। ये एग्जांपल्स है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के। सो दिस सब्सटेंस आल्सो लूज फेरी मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। तो टेम्परेचर का भी काफी इंपैक्ट होता है इसमें। अगर हम हीट करते हैं ऐसे सब्सटेंस को, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो वो अपना जो भी फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा